आज के शो में। आसिफ जरदारी बरी, डॉक्टर आसिम आजाद, आखिर माजरा क्या? एक तवील दास्तान है। हर केस की मेरा ख्याल है कोई 400-400, 500-500 पेशियां हैं। ये कह देना तो बहुत आसान है कि मुक्का है, मगर कोई ऑल टुगेदर मेरा ख्याल है 14 केसेस हैं। सियासी बुनियादों पर मुकदमात, मजमुई नताइज क्या? इंसदादे बदउनवानी मुहिम, क्या नैब का किरदार मुतनाज़े? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मामलात हैं क्योंकि हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम में स्पेसिफिकली करप्शन केसेस को समझने की कोशिश इन्वेस्टिगेटिव पहलुओं से की है। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, इंक्वायरी रिपोर्ट्स, रेफरेंसेस के स्टेज तक पहुंचने तक हमने, बल्कि उनसे पहले कंप्लेंट वेरिफिकेशन के स्टेज से पहले भी बहुत से इशूज़ को इस प्लेटफॉर्म से उठाकर उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया, कोशिश की है। और जिस तरह हम इस पूरे प्रोसेस को, जो बदउनवानी का के खिलाफ एक मुहिम चल रही है जिसमें सियासतदानों का स्पेसिफिकली जो पिछले कुछ दिनों में पनामा और पनामा से मुंसलिक केसेस और दीगर हवालों से नाम आता है, और बात की जाती है डॉक्टर आसिम के मामला की भी बात करें सूबा सिंध में, जिसका हमने देखा 2015 में काफ़ी चर्चा हुआ। हर दूसरे दिन सूबा सिंध में कोई गिरफ्तारी खबर आती थी, कोई खबर यह आती थी कि फला के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है। अभी भी नैब ने जो सिंध के नैब ने जो जमा कराई है रिपोर्ट सिंध हाईकोर्ट में, उसमें काफ़ी नाम है, यानी 1000 से ज़्यादा नाम है, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें एमपीएस हैं, जिसमें दीगर लोग हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस या रेफरेंसेस मामलात नैब के चल रहे हैं। लेकिन इन तमाम मुकदमात को आसिफ जरदारी साहब ने, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सबके बारे में, लेकिन अपने मुकदमात के बारे में कहा कि ये सारे सियासी मुकदमात होते हैं, ये सारे पॉलिटिकल जो अदवार चलते हैं उसमें, या तो डिक्टेटरशिप में या फिर सियासी मुखालफिन एक दूसरे के खिलाफ बना देते हैं। आज उन्होंने जिस तरीके से बताया, जब वो बरी हो गए अपने आखिरी रेफरेंस से भी, तो उनके नज़दीक जिस तरह उन्होंने आज पोर्ट्रे किया कि नैब तो दरअसल काम ही इस तरह करती है कि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को टारगेट करे, पॉलिटिकली विक्टिमाइज करे, उनको पॉलिटिकल जो मैनूवरिंग है, जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, उसका निशाना बनाया जाए। उनके जिस तरह अभी हमने आपको स्टेटमेंट भी सुनवाई, उनकी इस बरी होने को लोगों ने, इमरान खान साहब ने स्पेसिफिकली स्पीकिंग कहा जी कि कोई डील हो गई है, कोई मुकमुका हो गया है, कोई इस पर आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन जरदारी साहब ने कहा ये तो कितने 100, 400, 500 उन्होंने इस पर हियरिंग्स भुगती हैं, तमाम केसेस को, ट्रायल को जेलों में भुगता है, ये किस तरह से मुकमुका हो सकता है। और लेकिन आज ही के दिन इंसिडेंटली डॉक्टर आसिम साहब की जो डॉक्टर आसिम साहब के हवाले से जो ईसीएल में उनका नाम था, उसको हटाने के ऑर्डर्स आ चुके हैं सामने। मैं नहीं कहता जी कोरिलेशन कोई आपस में हो, मैं ये भी नहीं कहता कि उसके पीछे क्या महरक़ात हो, हम समझेंगे ज़रूर कि इसमें प्रोसिक्यूशन का किरदार क्या होता है, यानी नैब का किरदार क्या होता है अगर किसी का नाम ईसीएल से निकलता है या कोई बरी होता है, इसमें हुकूमत वक्त का किरदार क्या हो सकता है, और इसमें यकीनी तौर पर जो इस पर अक्यूज है क्या वो मुकम्मल तौर पे बरी हो चुका है, यानी अब उसको कहना कि ही इज नाउ 100% क्लियर, ये भी सही होगा या अभी और मामला आगे बढ़ सकते हैं, ये सवाल भी हम उठाएंगे। जैसे रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर माहिर कानून हैं, आइन भी समझते हैं, कानून भी बेहतर तरीके से हम सबसे समझते हैं, हमारे साथ कराची स्टूडियो मौजूद हैं। बैरिस्टर अकबर साहब जो कि नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों बड़ी मोहतरम शख्सियात हैं और कानून और नैब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे होगी। आसिफ हसनैन साहब पाकिस्तान पार्टी कराची के सदर हैं, कराची डिवीजन के, हमें कराची डीएसएनजी पे हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का, आपने ज्वाइन किया। शाइख उस्मानी साहब, क्या ये जो जरदारी साहब बरी हुए हैं इस पर नैब रेफरेंस से आखिरी बिलखुसूस इसमें, और आज डॉक्टर आसिम साहब का नाम ईसीएल से निकला है, सर क्या ये इस पर आपस में कोई रब्त है, कोई ताल्लुक है, नहीं है, ये कोई मुकमुका डील और ये जिस तरह की बातें, या ये प्योरली लीगल प्रोसेस है जो फॉलो किया गया और बड़े खुशुसलूबी से ये लोग बरी हो गए और निकल गए ईसीएल वगैरह से? शाइख उस्मानी साहब, देखिए, पहली बात तो जरदारी साहब के केसेस हैं, ये जो इनका लास्ट रेफरेंस था जी, ये उसके मुतालिक था कि इनके जो एसेट्स हैं जिसके मुतालिक बातचीत की जाती है, उसके मुतालिक ये केस था। अब उसमें जिस तरह से मैंने देखा था, अखबार में रिपोर्टिंग हुई या टीवी पे रिपोर्टिंग हुई, तो उसमें लगता तो मुझे ऐसी था कि प्रोसिक्यूटर जो था उसने कोई अपना काम उतनी मेहनत से या एफिशिएंसी से नहीं किया जितने कि उसको करना था, और उसने पूरे मौके दिए कि दूसरी साइड के जो वकील हैं उसकी आर्गूमेंट्स को, उसके जो जितने सबूत पेश किए थे उन सबको बर्खास्त कर दें। तो ये नतीजा मेरे ख्याल में इस वजह से निकला,
और अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या ये किसी डील के तहत हुआ या किसी और वजह से हुआ, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन बहरसूरत उसमें काफ़ी प्रोसिक्यूशन में काफ़ी कमी थी, क्योंकि जहाँ तक कि जरदारी साहब के एसेट्स की बात है वो तो सबको मालूम है। उनके एसेट्स के मुतालिक जो उन्होंने खुद एडमिट किए हुए हैं, सरे पैलेस का जो $60 मिलियन जो कोटेक्ना वाले हैं, दुबई में उनका महल है, घर है, फ्रांस में घर है उनका। तो अब ये सब चीज़ें तो सबको पता है। सब चीज़ों के होते हुए भी ये हो जाना, तो इसके मतलब कि प्रोसिक्यूशन ने अपना काम सही नहीं किया। प्रोसिक्यूशन यानी आपका नैब से मतलब है सर? नैब की जी, प्रोसिक्यूशन? नैब के प्रोसिक्यूटर ने अपना काम सही नहीं किया सर। तो जहाँ तक कि सॉरी, डॉक्टर आसिम का ही पूछा था आपने। डॉक्टर आसिम साहब का तो खैर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम था, तो ये तो हमारे यहाँ ये तो एग्जीक्यूटिव करती है, इससे कानून से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एग्जीक्यूटिव नाम डालती है, एग्जीक्यूटिव नाम निकालती है अपने मकसद से। तो वैसे भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में तो किसी का नाम मेरी नज़र में तो डालना भी नहीं चाहिए। एग्जीक्यूटिव को कोई हक़ नहीं पहुंचता कि वो उसकी ये फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। ये अलग बात है कि अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो उनको बहरसूरत कोर्ट से इजाज़त देनी पड़ेगी, तो फिर कोर्ट देखेगी कि उनको इजाज़त दें कि ना दें। अच्छा, तो आपने सर आपके नज़दीक प्रोसिक्यूशन उसको ब्लेम चाहता है सारा, लेकिन शहजाद अकबर साहब आप प्रोसिक्यूटर रहे नैब के। अभी शाइख उस्मानी साहब ने जो बात की बड़ा क्लियर है सबके सामने, वो कहते हैं प्रोसिक्यूशन की वीकनेस है जिसकी वजह से आसिफ जरदारी साहब बरी हुए हैं। तो सर प्रोसिक्यूशन की वीकनेस यानी नैब की वीकनेस या गवर्नमेंट की वीकनेस? यानी नैब और गवर्नमेंट इज नॉट सेम थिंग। तो नैब की वीकनेस नैब क्यों डील करेगी आसिफ जरदारी साहब से, अगर मैं इस बात को सामने लेकर चलूं? एंड डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट शहजाद अकबर साहब? जी बिल्कुल, ये आर्गूमेंट 100% दुरुस्त है। और इसमें मैं ये भी बताता चलूँ कि इन केसेस में तो मैं खुद स्पेशल प्रोसिक्यूटर रहा 6 साल तक नैब में, और यही स्पेसिफिकली केसेस डील करता रहा। इन केसेस की एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है। ये 1997 से शुरू हुए एहतसाब ब्यूरो के ज़माने से, और फिर ये एहतसाब जो बना एक्ट बना 99 का नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत, उसमें नैब ने ये केसेस इनहेरिट किए और फिर दोबारा से ये केसेस चलाए। जैसे आज जरदारी साहब फरमा रहे थे, पहले हाई कोर्ट के बेंच के सामने चलते थे, फिर ट्रायल कोर्ट में चले। इन तमाम केसेस के अंदर जहाँ तक डील का जिक्र है तो हम सब भूल रहे हैं, शायद डील तो इसमें हो चुकी 2007 में। उस डील का नाम था NRO। उस NRO के नतीजे में नैब को सबसर्विएंट कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के तहत, और उसके बाद वो तमाम कागजात और बक्से जो नैब से गायब हुए, उसकी सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी देर तक बात होती रही। अब इस केस में हुआ क्या? इस केस में ये हुआ कि प्रोसिक्यूशन ने जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस पेश करने थे वो उन्होंने पेश ही नहीं किए। इन तमाम केसेस के अंदर जो की विटनेसेस थे वो पेश नहीं किए, इस वजह से कि जो असल कागजात थे वो प्रोसिक्यूशन ने पेश नहीं किए, और फोटो कॉपियों को पेश करके एक मिली भगत के तहत कहा कि जी ये हमारा केस तो टोटल है ये। और जैसे जस्टिस उस्मानी साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही हुआ इन केसेस के अंदर कि प्रोसिक्यूशन ने एक डीलीसी वो एक कार्रवाई की और जिसके अंदर केसेस पेश करके कहा कि जी बस यही हमारे पास है, असल रिकॉर्ड कहाँ गया हमें पता नहीं। इस केस से पहले आपको याद होगा SGS कोटेक्ना केस में भी जरदारी साहब बरी हुए थे, और उस केस में इन्होंने यही काम किया कि पहले कोई कागजात पेश नहीं किए, जबकि यही ट्रायल पहले हो चुका है एहतसाब बेंच के सामने और असल कागजात पेश किए गए, यानी कि असल कागजात थे। लेकिन अब जब असल कागजात पेश नहीं किए गए और केस बरी हो गए, तो जब इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की तो ये सवाल किया गया कि वो अगर आपने कागजात ही पेश नहीं किए, जो इस केस का प्राइम की विटनेस था, उस डिप्टी चेयरमैन नैब रहे हसन वसीम अफजल, उन्हें पेश नहीं किया गया, उनसे गवाही नहीं ली गई, तो अब आप ये अपील क्यों कर रहे हैं? तो उस वक्त नैब के पास कोई जवाब नहीं था। और ये भी केस बिल्कुल वैसा ही है कि पहले आपने प्रोसिक्यूशन कुछ पेश नहीं की और अब आप कहते हैं कि जी वो बरी कैसे हो गए। तो ये सारी एक मिली भगत के तहत था। असल में एहतसाब के बारे में सबसे बड़ा पाकिस्तान साहब आपने बड़ी बात, लेकिन सबसे बड़ा मामला पाकिस्तान में यह है कि प्रोसिक्यूशन के जो जैसे देखिए एहतसाब ब्यूरो ही एहतसाब के बारे में सीरियस नहीं है। जो बैरिस्टर मिर्जा जिनके बारे में कहा गया कि वो तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गए हैं इस पर, और वो यानी एज अ विटनेस थे इस केस में। सर तो ये जो प्रोसिक्यूशन पेश ना करना, अगर कोई ऑफेंडर हो गया प्रोक्लेम और वो गायब हो जाता है विटनेस, तो इसमें यानी आप क्या कहते हैं, नैब ने खुद गायब कर दिया उसको या फिर वो खुद या गायब हो गया, जैसे इस केस में स्पेसिफिकली है? कोई विटनेस इसमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं हुआ। जो की विटनेस थे PW14 थे, उन्हें जब अदालत में पेश करने के लिए कहा तो वो रिटायर हो चुके थे। वो इवेंचुअली अदालत आए थे, SGS कोटेक्ना केस में आए थे, और उन्होंने आके ये बतलाया कि मैं अब चूंकि सरकारी सर्विस में नहीं हूँ और ना ही मैं रिकॉर्ड कीपर हूँ, मुझे अगर असल कागजात दिए जाएंगे तो मैं असल कागजात अदालत में पेश करूँगा। असल कागजात जो हैं वो नैब की सुपुर्दारी में हैं और उसका बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड मौजूद है।
तो वहाँ ये सवाल पैदा होता है कि उसके ऊपर फिर ट्रायल कोर्ट ने कहा जी आप जाए दोबारा रिकॉर्ड लेके आएँ। नैब ने वो 6 माह मामला लटकाया और कहा जी हमारे पास कागजात नहीं हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं कि अगर आप इसको जाके जो कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो उसकी डेली की कार्रवाई की डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि ये साफ लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें साफ नजर आती हैं। देखिए इसमें मैं कहना बात अहम तरीन इंकशाफ कर दिए शहजाद अकबर साहब, ये यकीनी तौर पे इंकशाफ तो नहीं, ये मतलब दीज आर फैक्ट्स जो सबके सामने ही हैं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन विटनेस गायब हो जाना, प्रोक्लेम ऑफेंडर बन जाना। सर ये आसिफ हसनैन साहब एहतसाब के उसूलों के हिसाब से आसिफ जरदारी साहब के साथ क्या हुआ है, ये कोई और डील अगर हुई है जिस तरह ये दोनों कह रहे हैं, तो सर मुझे ब्रेक के बाद पूछना होगा आसिफ हसनैन साहब से सवाल कि अगर फिर इसमें कौन से स्टेक होल्डर्स इस डील के हो सकते हैं। इस ब्रेक के बाद जानेंगे। आसिफ हसनैन साहब सीनियर सियासतदान भी हैं, इस मामला को उनसे पूछेंगे, शाइक उस्मानी साहब से और शहजाद अकबर साहब से। इस ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, बेनकाब दिख रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अब तक जो हमने गुफ्तगू की है इस प्रोग्राम में, हम उन केसेस को समझ रहे हैं जिनके बारे में जो अक्यूज्ड हैं वो कहते हैं कि सारे सियासी नौयत के केसेस थे। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि मैं बरी हूं, ये सारे पॉलिटिकल केसेस थे, इन सबको सियासी बुनियाद पर बनाया गया मेरे खिलाफ और मैंने भुगता है इन केसों को। 400-400 500-500 हाजिरियां मैंने भुगती हैं। लेकिन आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट पीपल्स पार्टी के लिए है। पीपल्स पार्टी तो नहीं है शो में साथ, लेकिन उनके लिए इसलिए है कि डॉक्टर आसिम साहब उनको ईसीएल से नाम निकला है, उसी तरह आसिफ जरदारी साहब उनको वो बरी हुए हैं, आज नहीं 1-2 दिन कबल बरी हुए हैं, उनके खिलाफ जो छठा रेफरेंस था उससे बरी हुए हैं। लेकिन उस रेफरेंस के हवाले से कुछ अहम फैक्ट्स हैं जो आपके सामने अब तक रख दिए गए हैं इस प्रोग्राम में। हमने बताया जी किस तरह फोटोकॉपीज, प्रोसिक्यूशन विटनेस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन जाते हैं, गायब हो जाते हैं। प्रोसिक्यूशन जो उस वक्त जमा होते हैं, विटनेस जो डॉक्यूमेंट जमा होते हैं वो फोटोकॉपीज होती हैं, जज एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे शाइक उस्मानी साहब और वैसे शहजाद अकबर साहब ने बड़ी खूबी से बयान किया है कि इसमें कौन सी चीजें जिससे शक होता है कि ये डील है। आसिफ हसनैन साहब पीएसपी के सीनियर रहनुमा और एजाजुल हक साहब सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम ज़िया के हमारे साथ शो में मौजूद हैं। आसिफ हसनैन साहब, सर क्या ये कोई पॉलिटिकल डील है, ये कोई मैनूवरिंग है, ये आखिरकार क्या हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपकी नजर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा, मैं तो किसी भी सूरत में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये प्रोसिक्यूशंस का खाली मामला है, इसलिए कि ये तरीक़े वारदात ही कुछ ऐसा है दोनों बड़ी सियासी जमातों का, और हम और आप बहुत बरसों से देख रहे हैं इस अमल को कि ये हुकूमतों में आते हैं, अरबों खरबों रुपए ये कमाते हैं और फिर उस दौलत को या तो इलेक्शन पर वोट ख़रीदने पे खर्च करते हैं या फिर अपने केसेस के ऊपर पैसे खर्च करते हैं और अपने केसेस फारिग होते हैं। ये सारा का सारा फिक्स मैच है, सारे मैचेस फिक्स थे। और फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है अपने लोगों को सीटों पर लगाकर रिकॉर्ड की टेम्परिंग करा लेते हैं और जरदारी साहब पैसे खर्च करके फाइलें गायब करा लेते हैं, पेपर निकलवा लेते हैं, लेकिन ये सारा मैच फिक्स है। देखें इसकी क्या वजह है। पिछले दौर में, नवाज शरीफ के दौर में जरदारी साहब पर कई केसेस बनाए गए और वो सारे जीनियन केसेस थे, इसलिए कि सारे एविडेंस मौजूद हैं। सिरे महल वहाँ मौजूद है जिसको उन्होंने एडमिट किया। तमाम जो उनकी दौलत जो अभी जिक्र हो रहा था बिल्कुल सही है, दुबई से लेकर फ्रांस और दीगर जगहों पे उनकी दौलत मौजूद है, उनके प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं और वो सारा उन्होंने एडमिट भी किया। अब यही सिलसिला है कि जब पिछले दौर में ये केसेस बने तो नवाज शरीफ साहब ने भी जो अमल किए थे, उन्होंने भी जो दौलत लूटी थी उनको पता था, जबकि उन्होंने अपने इलेक्शन मुहिम में इस बात को रिपीट किया कि जी हम इख्तिदार में आने के बाद उनको रोडों पे घसीटेंगे, इन केसेस को ओपन करेंगे, और सब ने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए कि जब ये मैच फिक्स था दोनों तरफ से, तो इदारों को ये पता है पाकिस्तान में कि इन्हीं दोनों ने हुकूमतों में आना है। एक दफ़ा एक की बारी और दूसरी की बारी, तो नैब हो जाए, FIO हो, एंटी करप्शन हो, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो इस सारे मामलात में किसी की तरफ भी जो है वो अपनी दुश्मनी नहीं लेना चाहते और फिर उनको इजी मनी है, इजी पैसा है, उनको पैसा मिल रहा होता है। की बात है तो फिर नवाज शरीफ साहब नहीं पैसे दे सकते अपने रेफरेंसेस जो उनके खिलाफ बनने हैं नैब लाहौर और नैब रावलपिंडी में? अगर पैसों से ही रेफरेंसेस और बरी हो रहे हैं लोग प्रोसिक्यूशन से, तो फिर पैसे तो नवाज शरीफ साहब के पास ही बड़े पैसे हैं, वो क्यों नहीं दे देते फिर पैसे, अगर पैसों का मामला है इस वक्त? हसनैन साहब
बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल बजा कही। देखें, जरदारी साहब के केसेस अभी ट्राइब्यूनल में चल रहे थे, जरदारी साहब के केसेस नैब में चल रहे थे। ये वो सारे इदारे हैं जो नवाज शरीफ के खिलाफ भी केसेस चलाने के लिए न तैयार थे और अभी भी उनकी कोई विल और विश नहीं थी केस चलाने की। अच्छा, नवाज शरीफ के केस में इतनी हाइप बनी और वो सारे मामला सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो ये इनिशिएटिव सुप्रीम कोर्ट ने लिया। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं ले रहा, इनिशिएटिव नहीं लेता, तो आज भी सबको पता है कि चेयरमैन नेब आज भी उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर जब वो नवाज शरीफ पे कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है, तो वो जरदारी के ऊपर कैसे कार्रवाई करेंगे? अच्छा, तो मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि अगर ये सारे मामला भी अगर ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते तो शायद ये मामला। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट है इसलिए ये मामला, लेकिन एजाजुल हक साहब जो केसेस नैब में जाएंगे नवाज शरीफ साहब के, नैब रावलपिंडी लाहौर में, वो तो एक जज हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं मामलात को, तो क्या ये सब पैसों से हो रहा है ये फिक्स? अगर नैब में अकाउंटेबिलिटी और जरदारी साहब जो भरे हुए हैं, ये वो कहते हैं मैंने तो फेस किए 500-500 हाजिरियां, एजाजुल हक साहब कैसे कह सकते हैं कि मुकमुका है, डील है, मैच फिक्स है? डू यू एग्री विद दिस? देखिए, डील तो मैं नहीं कह सकता कि डील है, लेकिन मैं इस नैब के स्ट्रक्चर से ही एग्री नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये तरीका ही गलत था। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो तय हुआ कि जी अपोजिशन और हुकूमत मिलकर जो है वो चेयरमैन नैब को अपॉइंट करेगी, मैं तो इसका सख्त मुखालिफ हूँ, क्योंकि जब आप हुकूमत में हों और अपोजिशन और आप मिलकर किसी को अपॉइंट करें तो वो तो आपका महरूम मिन्नत होगा। वो किस तरह आपके ख़िलाफ़ केसेस चलाएगा, किस तरह उनको परसू करेगा, और चाहे किसी शख्स को भी वहाँ बैठा दें। मैं तो हमेशा से इस बात पे, क्योंकि ये बड़े बड़े माफियाज़ हैं इस मुल्क के अंदर, जैसे यान अली है, चली गई हैं बाहर, जिस तरह डॉक्टर आसिम साहब हैं, उनकी अभी आपने कहा कि बाहर चले जाएंगे, इसी तरह बरी कर दिया गया है। देखें, सबसे बड़ी बात तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और वो चैलेंज ये है कि जिस एनआरओ को उन्होंने वॉइड ऑफ इनिशिया डिक्लेयर कर दिया था, कलअदम करार दे दिया था, क्या उसकी मनी ट्रेल लाना, उसको परसू करना, उसके लिए एक JIT बनाना, उसके लिए आप जो कि स्विट्ज़रलैंड के केसेस थे जहाँ पर ये साबित हो गया था कि $60 मिलियन जो है वहाँ पड़े हुए हैं, और ज्वेलरी है और सरे माल जिसका जिक्र किया अभी मेरे भाई ने भी, क्या उसकी मनी ट्रेल ढूंढने के लिए कोई JIT बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? सही। तो जब तक ये चीज़ें जो हैं वो आप यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, तो फिर आप छोड़ दें। आप एक SDO को, XCN को, छोटे मुलाजमों को पकड़ कर उनसे आप जो है वो कि डील कर लेते हैं और वो थोड़े से पैसे जमा करा देते हैं और अरबों रुपए जो है उनके माफ़ हो जाते हैं। तो इसको, जैसे कि मैंने ये कहा कि ये जिस तरह मॉनिटर कर रहे हैं अभी ये हालिया केसेस को एक सुप्रीम कोर्ट का जज, जिस तरह तहलका केस था इंडिया के अंदर, जिसको एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसको भी परसू किया, फॉलो किया, तमाम केसेस को इसी तरह। और एक जुडिशल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनना चाहिए जो कि जुडिशरी के ज़ेर सरपरस्ती हो, जिसमें ना ऑपोजिशन का ताल्लुक हो ना हुकूमत का ताल्लुक हो। फिर अक्रॉस द बोर्ड मैं समझता हूँ कि कोई अकाउंटेबिलिटी शायद इस मुल्क के अंदर हो सके। अभी जो पहला मुतालबा किया वो कि सरे महल के हवाले से, सरे महल और $60 मिलियन के हवाले से आप कहते हैं कि जुडिशरी जो है प्रोब करे, एक JIT कंडक्ट करे, जैसे नवाज शरीफ साहब के पनामा के ऊपर उन्होंने किया, लंदन एसेट्स के ऊपर, इसी तरह से स्विट्जरलैंड के एसेट्स के ऊपर जरदारी साहब के होनी चाहिए प्रोब, क्योंकि ये कलअदम करार दे दिया था जुडिशरी ने। देखें, वॉइड ऑफ इनिशिया डिक्लेयर कर दिया था इसको, और उसके बाद उसको फिर परसू नहीं किया गया। उसके बाद उनको चाहिए था कि वो उसी तरह FIA को और दीगर अदारों को डायरेक्ट करते, जिस तरह के मियां नवाज शरीफ के केस में उन्होंने किया, और फिर उसको परसू किया जाता, फिर उसकी मनी ट्रेल लाई जाती कि ये कहाँ से इतने खरबों रुपए के जो है वो एसेट्स जो है बाहर, जिनके बारे में मालूमात भी हो गई, और फिर उनके बारे में कुछ नहीं किया गया कि जो पाकिस्तान के सफ़ीर, मैंने ये बात अभी अपील किया है आपने, क्योंकि ये सवाल पूछा है, मैं समझता हूँ बड़ी अहम बात है। जिस तरह हुसैन हक्कानी साहब थे अमेरिका में हमारे सफ़ीर, और आज वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, और बाद में मालूम हुआ कि वो तो पाकिस्तान के शहरी नहीं थे। इसी तरह वाजिद शमसुल हसन साहब बैठे हुए अमेरिका के, बरतानिया के अंदर बैठे रहे, पाकिस्तान के सफ़ीर, जो कि स्विट्ज़रलैंड से जाकर ट्रक के अंदर रख कर वो कागज़ सारे ले आए एम्बेसी के अंदर, और पूछे आज के वो कागज़ कहाँ पर हैं। आप मालूम हुआ कि जनाब वो भी पाकिस्तान के शहरी नहीं थे। मैंने प्राइम मिनिस्टर से अपील की है कि आप मालूमात हासिल करें कि कितने पाकिस्तान के सफ़ीर हैं जो कि पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं और वो पाकिस्तान की वहाँ नुमाइंदगी
कम कर रहे हैं और बाकी नुमाइंदगी ज्यादा करें। लेकिन एजाजुल हक साहब ने जो मुतालबा किया जैसे शाइक उस्मानी साहब, वो कहते हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एक हो, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और वो जुडिशरी के अंडर रहकर तमाम इन केसेस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाए। आपके नजदीक शाइक उस्मानी साहब ये कितना प्रैक्टिकल है, और क्या जरदारी साहब के सरे महल की भी इसी तरह तहकीकात होनी चाहिए? पहली बात तो ये आप जो बात कर रहे थे कि ये डील वाली बात जी, तो आपने कहा, सही कहा कि यह पैसों की बात है। वो देखिए यहाँ पे शायद पैसों की बात नहीं है। अगर कोई डील हुई है तो उसके मकासद कुछ और हैं। क्योंकि देखिए अब जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको नाअहल कर दिया गया वो आर्टिकल 62 60 के तहत, 63 के तहत। तो अब उनको ये चाहिए कि इस तरीके से आर्टिकल 62 जो है वो हमारे आइन से निकाल दिया जाए। सही। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बगैर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के नहीं हो सकती। तो चूँकि उनकी सेनेट में मेजॉरिटी भी है, तो मेरे ख्याल में अगर डील हुई है तो डील इस तरह से हुई है कि वो सपोर्ट करेंगे इस तरह से कि बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाए। ये अगर डील हुई। ठीक है सर, एक ब्रेक लेते हैं। शाइक उस्मानी साहब जो बात कर रहे हैं सो कंटिन्यू सर यहीं से इस पॉइंट को करेंगे जो आप कहते हैं कि ये मंतक समझ में। आज़ाद अकबर साहब से पूछेंगे कि डॉक्टर आसिम मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जब बाहर जा रहे हैं इलाज कराने, तो जो मेडिकल रिपोर्ट है, आज रिमार्क्स ऐसे भी सामने आए थे कि इन मेडिकल रिपोर्ट्स को नैब ने क्यों नहीं चैलेंज किया जब ये पेश की गई थी कि उनका इलाज पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। इस ब्रेक के बाद समझेंगे क्या नैब ईसीएल से नाम निकाले जाने को भी चैलेंज कर सकती थी या इस केस को जल्दी खत्म कर सकती थी। ये भी रिमार्क्स सामने आए थे। इस ब्रेक के बाद जानेंगे, मैं साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अब ये मेरी कम अकली थी या कुछ था कि मैं ये समझ रहा था कि, और हम तज्जिए भी सुन रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का एक सुनहरा दौर शुरू होने जा रहा है। उसमें बड़े बड़े नाम होंगे, उसमें कोई बचेगा नहीं, क्योंकि ये कहा गया कि बड़ा तारीखी फैसला, और तारीखी फैसले के बाद, इस तारीखी मामले के बाद, इस तारीख के बाद बहुत से लोगों की अकाउंटेबिलिटी, और जब सब में बड़े जो टॉप पर होते हैं, इमरान खान साहब भी बार बार कहते थे जो टॉप पर अगर होता है उसको हटा दिया जाए तो फिर नीचे भी करप्शन के खिलाफ ड्राइव सही होती है, कोई नहीं डरता, सब कुछ होता है। लेकिन आज जो हम प्रोग्राम में इस वक्त सुन रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से जरदारी साहब जो बरी हुए हैं, इसमें मुबैना तौर पर कोई डील है या मुबैना तौर पर कुछ है, इसमें कोई मामला गड़बड़ है, ये सुनकर फिर वही बात हो रही है कि हम तो वहीं खड़े थे जहां फिर शायद 28 जुलाई से पहले खड़े थे। मैं पहले शाइक उस्मानी साहब से पूछूंगा, फिर हम आगे तो बढ़े ही नहीं, फिर इसका मतलब कि हम नवाज शरीफ साहब को हटा के हम तो पता नहीं समझ रहे थे हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार को तारीख रकम कर दी है। शाइक उस्मानी साहब, ये तो वहीं के वहीं खड़े हैं हम लोग से। मतलब देखिए, ये इसके लिए तो आपको माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, आपकी साइकी चेंज करनी पड़ेगी, और वो बहुत ही मुश्किल काम है। तो अब जो इस सोसाइटी, इस कल्चर में जो शख्स के अपने इस मुल्क की साइकी समझता है, इसका कल्चर समझता है, वो बच निकलेगा। जिस तरह जरदारी साहब हैं, वो इस मुल्क की साइकी को परफेक्टली समझते हैं। अच्छा, उनको पता है कि किसके साथ किस तरह से डील करना है, और वो उसके साथ उस तरह से डील करते हैं। वो कहते हैं, माजरत हूं आपको काट, वो कहते हैं अदालत के साथ भागता हूं, जब तक अदालत थक जाए मैं भागता। मतलब रेस वेस की भागने की बात वो कर रहे थे शाइक उस्मानी साहब, वो कि मैं मुहाजरा ही नहीं करता, मैं भागता हूं साथ में, मतलब कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। क्या मतलब है इसका? वो नवाज शरीफ की तरह गालियां नहीं देते, शोरशार नहीं बचाते, वो अपना क्वाइटली काम करते हैं, वो बिल्कुल लोगों की नेचर समझते हैं, उनकी साकी समझते हैं, और वो हर जगह कामयाब होते हैं। इस तरह का शख्स हमेशा कामयाब होता है सोसाइटी में, पाकिस्तान की सोसाइटी में। तो आप जो कह रहे हैं कि ये जो एक नवाज शरीफ साहब को जो सज़ा मिल गई, यानी उनको डिसक्वालीफाई कर दिया, तो उससे क्या हमारा सिस्टम चेंज हो जाएगा? मेरे ख्याल में ये तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसके लिए तो आपको पूरी साइकी चेंज करनी पड़ेगी। कोई 10-15 साल तक आप ये कोई कंट्रोल में रखें इस मुल्क को, उसके बाद फिर शायद आपकी साइकी चेंज हो। अच्छा, मतलब ये तो खुशफहमी थी हमारी कि हम समझ रहे थे कि कुछ होगा। लेकिन शहजाद अकबर साहब, आपकी नज़र में डॉक्टर आसिम का जो केस है स्पेसिफिकली स्पीकिंग सर, उसमें जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, आज इस तरह के रिमार्क्स भी सामने है कि नैब ने क्यों नहीं चैलेंज किया उन मेडिकल रिकॉर्ड्स को, और फिर उस केस की जो रफ्तार है प्रोसिक्यूशन की नैब की, उस पर भी सवाल उठाया गया कि भाई आखिरकार इसको इतना लटकाया या लंबा क्यों किया जा रहा है, तवील क्यों किया जा रहा है केस को, इसको तो जल्दी खत्म किया जा सकता था। तो ये 478 बिलियन का रेफरेंस क्या जल्दी समेटा जा सकता था? नैब क्या जानबूझकर लंबा करता है केसेस को? ऐसा होता है क्या प्रोसिक्यूशन में? देखिए, उसमें सिर्फ प्रोसिक्यूशन केसेस को लंबा नहीं करता, लेकिन एक डॉक्टर आसिम के जो केसेस हैं वो देखिए शुरू कहाँ से हुए। पहले वो टेररिज्म से शुरू हुए, फिर वो एहतसाब की जोली में जाके गिरे, कोई उसमें कोऑर्डिनेटेड किस्म की तफ्तीश नहीं थी, वो आपने पहले एक बंदा अरेस्ट कर लिया और बाद में आप तफ्तीश करने शुरू हो गए, उसके और मसाइल हैं। लेकिन जहाँ तक ये ECL का नाम है, तो ये एक एग्जेक्टिव अथॉरिटी इस्तेमाल की जाती है किसी को भी इसी में डालने के लिए,
और वो कोर्ट उसको देखती है कि वो जुडिशियसली उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है कि नहीं किया। और मसला ये है कि ये जितने केसेस हैं इनमें एक चीज़ की एक वजाहत मैं करता चलूँ, ये दो मामलात हैं। एक ये है कि पॉलिटिकल केसेस हैं और दूसरा है पॉलिटिकल मोटिवेटेड रीजंस हैं पीछे। ये केसेस पॉलिटिकल केसेस नहीं हैं, इनके अंदर एविडेंसेस मौजूद हैं, मैं इस पर काम करता रहा हूँ, लेकिन मसला इन सब में ये है कि ये जो उनके लिए एहतसाब का अमल है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड, अच्छा, वो कुछ और मकासद हासिल करने के लिए शुरू किया जाता है और फिर से बीच राह में छोड़ दिया जाता है। और देखिए जुडिशरी ने तो सिर्फ एक एडजुडिकेशन करनी है, उन्होंने फैसला करना है। सर आप प्रोसिक्यूटर है तो प्रोसिक्यूटर को चेयरमैन नैब हिदायत देता है या एग्जीक्यूटिव बोर्ड हिदायत देता है? यानी अगर मिसाल के तौर पे प्रोसिक्यूशन को ये कहा जाए कि आप थोड़ा हल्का हाथ रखें, तो वो हिदायत कहां से, क्या एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट से आ सकती है या चेयरमैन नैब के थ्रू आती है? किस तरह आप, क्योंकि अहम ओहदे पर खुद रहे, क्या होता है कम्युनिकेशन मीन्स, क्या होते हैं इसके? देखिए एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि नैब के अंदर कानून जहाँ तक बनाया गया तो उसमें प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात दिए गए, इंडिपेंडेंट रखा गया, लेकिन समहाउ उसकी वर्किंग में ये हुआ कि प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो चेयरमैन नैब के अंडर ही रहा, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन का हेड है। अब उसके बाद ये हुआ कि 2007 और 8 के बाद जो नैब को इनकी इंडिपेंडेंस, उससे पहले उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी और वो किसी वजारत को जवाबदेह नहीं था, इसको अचानक वजारत दाखिला का जवाबदेही पे डाल दिया गया। अब उसके बाद उसमें जो अपॉइंटमेंट्स हुई, जैसे एजाजुल हक साहब पहले कह रहे थे कि वो एक अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस ने मिल के करना है और ऐसे लोगों को लाया जाता है जिनका कोई किरदार ऐसा अकाउंटेबिलिटी के ऊपर रहा नहीं, मतलब वो इस ऐसे ही निज़ाम की पैदावार हैं जो इस निज़ाम में सर्विस करते रहे, नौकरशाही का काम करते रहे, और अब वो आके एक किस्म का, अगर आप नैब की कारकर्दगी पोस्ट 2007 देखें तो इसमें विड्रॉल, प्ली बारगेन और मुकमकैया बहुत ज़्यादा हुआ, कोई सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन नहीं हुई। हाँ, पटवारियों की और वो जो छोटे सतह के अफसरान हैं उनकी तो इनको कर दी प्रोसिक्यूशन, लेकिन ऊपरी सतह पे इनकी सर्विस डिलीवरी सिर्फ यही रही कि हमने मुकमकैया करना है। अब जहाँ तक प्रोसिक्यूशन की इस इंडिपेंडेंस की बात है, तो एक प्रोसिक्यूटर जो एक कोर्ट में होता है उसके ऊपर यकीन करिए इतने अफसरान बिठाए जाते हैं कि उसके पास प्रैक्टिकली कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। अच्छा। या तो वो एक अपस्टैंडिंग किस्म का आदमी होगा और वो कहेगा जी मैं रिजाइन करके चला जाता हूँ, लेकिन अगर उसने नौकरी करनी है तो वो चुप करके यस सर करके काम करता रहेगा और उसको जो इंस्ट्रक्शन आएगी उसके डीजी की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से या प्रोसिक्यूटर जनरल की तरफ से, उस पर वो चलता रहेगा। सही। आसिफ हसनैन साहब, सर ये हम जिस तरह मैंने कहा, हम तो पनामा में पड़े रहे 1-1.5 साल तक और हम समझते रहे कि पनामा के जरिए हम इस मुल्क में नया निजाम अकाउंटेबिलिटी का लेकर आ रहे हैं, तो अभी तो हमें पता चल रहा है कि ये तो सब वैसी का वैसी है। तो अभी इसका हल क्या कानून साजी है या कुछ और है? किस तरह से ये हो सकता है अगर नैब में ये वीकनेसेस हैं और ये तमाम वीकनेसेस आया होकर बड़े बड़े मेगा केसेस में नजर आ रही हैं, तो इसका हल क्या है आसिफ हसनैन साहब? सफ़ान, ये है, मैं फिर कहूँगा बहुत बड़ी खुशफहमी है पाकिस्तान के लोगों को और कौम को कि एक फ़ैसले से पूरा सिस्टम तब्दील हो जाएगा। ये सिस्टम इतना करप्ट है कि इसमें बहुत बड़ा नेक्सस बना हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इतनी इस लूट मार में शरीक है, पार्टनर है, कि वो दोनों एक दूसरे को सेव कर रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज जब इख्तिदार में ये लोग आते हैं तो इख्तिदार में आने के बाद मेरिट से हटकर अपने पसंद नापसंद की बुनियाद पर लोगों को जो है वो लगाया जाता है, तैनात किया जाता है, हेड बनाया जाता है इदारों का, और फिर उनसे अपने मकसद के मुताबिक काम लिया जाता है। दूसरी तरफ हमारी ब्यूरोक्रेसी में आज भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जिसकी दौलत और जायदाद पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इतनी बड़ी तादाद में है। इसकी एक मिसाल आपके सामने एक DIG की है जो अभी बलूचिस्तान में उसका केस सामने आया। कोई पूछने वाला नहीं होता कि उसके पास ये अरबों की जायदाद कहाँ से आई, खरबों की। वो मज़े से अपने पूरे टेन्योर में जो है वो अपने जो है जगह पे रहता है और उसके बाद पता ही चलता है कि वो काम जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए थोड़ी करता है, वो काम तो हुक्मरानों के लिए करता है, उनके कहने पे गलत कामों को कर रहा होता है। आज आप बात कर रहे थे कि जी ये जो ड्यूरेशन है, भाई अभी 15 साल बाद केस का फैसला आ रहा है और आखिरी केस का जरदारी साहब का फैसला आने के बाद आज नैब कहता है कि हम इसको हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे अपील में। तो भाई जो बकिया केसेस आए थे, इस पे फैसले आए थे, उसमें आप अपील में पहले क्यों नहीं लेके गए? और फिर 15 साल में जब ये फैसला आ रहा है तो किसी ने उनको बुला के पूछा, चेयरमैन को और इदारे को, कि ये 15-15 साल और 20-20 साल के बाद आप नवाज शरीफ और जरदारी के फैसले क्यों सुना रहे हैं? अगर इतना लेंदी करना था आपको ये सारी चीजें,
तो ये वाज़ेह कर रही है कि ये कोई ना कोई सेटलमेंट था और उसकी बुनियाद पर ये ब्यूरोक्रेसी किसी सूरत में नहीं चाहती, और ये वही नेक्सस है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के लोगों को खुशफहमी रहती है कि शायद चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीजें अंदाज में सही हो जाएंगी जब तक कोई बड़ा डंडा नहीं लाए। और सर शाइक उस्मानी साहब, अभी आपने ब्रेक से पहले हाईलाइट किया था कि कोई ऐसा मामला हो सकता है कि ये जो मामलात हैं सियासी नौयत के, कि आइंदा कोई आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी की सपोर्ट जो है ली जा सके, तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपसे लूंगा। लेकिन एजाजुल हक साहब, अगर जो शाइक उस्मानी साहब ने बात की थी कि ये कोई सियासी और अभी पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात भी कर रहे हैं, तो ये पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश है? और क्या हम समझें कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आसिफ जरदारी साहब, जिनके बारे में कहा जा रहा था मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो वापस आकर अब फुल फ्लैज तरीके से पॉलिटिक्स करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन हमें रखनी चाहिए? अब देखिए, बात बिल्कुल सही है कि माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, और ये एक मौका था कि आपने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक इतना ऊपर हाथ डाला और कन्विक्शन भी हो गई। जरदारी साहब तो कहते हैं ना कि 11 साल मैंने जेल में रहा, 8 साल मैं जेल में रहा, मैं केस भुगतता रहा, लेकिन केसेस नहीं निकलते। ये बड़े बड़े माफियाज हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर इस मुल्क के अंदर के किसी के ख़िलाफ़ जाके विटनेस बन जाए। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह की दहशत गर्दी इस मुल्क के अंदर हो रही थी, और दहशत गर्द जब कोई वकुआ करते थे, पकड़े जाते थे, तो कोई विटनेस तैयार नहीं होता उनके खिलाफ जाने के लिए वहाँ बयान देना, और 6-6 माह में वहाँ छूट जाते थे। ये तो मिलिट्री कोर्ट्स बने हैं, तो कोई तब्दीली आई है इसके अंदर। इसी तरह ये एक केस जो एक प्रेसिडेंस सेट किया, नवाज शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा केस था, कन्विक्शन भी हुई उसके अंदर, उनको 62-63 के तहत उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया, और फिर एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट के वो इसको ओवरसी करेंगे। तो क्या ये एक वाहिद केस था जिसको लेकर चलना था, या आपने क्रॉस द बोर्ड एक प्रेसिडेंट सेट करना है, इस मुल्क के अंदर कोई तब्दीली लेकर आनी है, इस मुल्क के अंदर से करप्शन ख़त्म करनी है? तो ये एक सुनहरी मौका है सियासतदानों के लिए भी और जुडिशरी के लिए भी। अगर ये समझेंगे, अगर आप इसी में लग जाएं जनाब कि 62-63 के तहत क्योंकि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, तो इस शिक को ही आइन से अंदर से निकाल दिया जाए। कल को कोई और शिक होगी, फिर एक और शिक होगी, तो कहाँ जाकर आप रुकेंगे? तो बेहतर नहीं है कि आप मुल्क को बेहतरी के रास्ते पे लगा दें जब अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया? सही बात है। शाइक उस्मानी साहब, आपसे जो बात अभी इजाजुल हक साहब से मैंने पूछी, आपके सवाल से, आपके जवाब से ही मुंसलिक थी, तो क्या सर ये अगर पॉलिटिकल सेटलमेंट है तो चेयरमैन नैब नवाज शरीफ साहब की तो नहीं सुनते होंगे? ये हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद फंसे हुए नैब में। शाइक उस्मानी साहब, किस तरह ये पॉलिटिकल सेटलमेंट हो सकती है फिर? देखिए, चेयरमैन नैब की जो अपॉइंटमेंट है वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कंसेंट से होता है हमारे आइन के मुताबिक। तो अब अगर दोनों मिल जाएं आपस में तो वो अपने आदमी को बना सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहता है कमर जमान साहब किसी के आदमी हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो है। अब ये तो जाने वाले हैं, 1 महीने में शायद जाने वाले हैं, तो अब इसके बाद एक नया चेयरमैन नैब आएगा जिसके कंट्रोल में ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जितने केसेस हैं वो होंगे, और ये जरदारी साहब का जो केस है ये भी अब हाई कोर्ट इसको यकीनन रिमांड करेगी वापस नैब के पास, तो ये भी मौजूद होगा। तो अब देखना ये है कि नया चेयरमैन कौन होगा और कैसे बनेगा। जब तक कि दोनों की मर्ज़ी से बनेगा तो सियासी लोग जो हैं हमारे मुल्क में, मैं तो उनको ये, आप चाहे वो जितना मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन वो कभी इस वो जो स्केल है यानी ईमानदारी का, उस पर पूरा नहीं उतरते। तो अगर वो नहीं उतरते तो यकीनन जो उनकी अपॉइंटमेंट होगी वो भी नाक़िस होगी। सही है, बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एजाजुल हक साहब का, आसिफ हसनैन साहब और शहजाद अकबर साहब, और अहम तरीन नुकते पर, क्योंकि आज बड़ा अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं अकाउंटेबिलिटी वाले से। जिस तरह हमने कहा कि हम तो समझ रहे थे कि बहुत कुछ हो गया पाकिस्तान में, तारीख खत्म हो गई, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से नया एक बाब लिखा जाएगा तारीख में नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद। लेकिन आज जो हुआ है, क्या उसकी पॉलिटिकल कोई इस पर इम्प्लीकेशंस हैं, और यकीनी तौर पर क्या मुहर्रिकात भी सियासी हैं जिनकी बुनियाद पर हुआ है, जरदारी साहब बरी हुए हैं, या फिर ये एक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है और कानूनी तरीके से उन केसेस का सामना करके वो बरी हुए हैं? आज हमने इस पर डिटेल में प्रोग्राम किया, आपके सामने हकायक रखे हैं। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर आप देख सकते हैं। सिफान खान को प्रोग्राम से जा दीजिएगा, देखते रहिएगा।